Hello students, welcome back to my YouTube channel APT Adda. I am your maths mentor Izharuddin. क्लास 10 मैथमेटिक्स में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो सबसे ज़्यादा फोकस करिए आप लास्ट सेक्शन ई में। सेक्शन ई के अंदर आपको मिलने वाली हैं 3 केस स्टडीज़ और ईच केस स्टडी वेटेज होगा आपका 4 मार्क्स का। तो 3 4 12 मार्क्स अगर आपको स्कोर करना है सेक्शन ई से तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे और जितनी भी केस स्टडीज़ मैं कराऊँ इनको आप प्रैक्टिस करिए। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं 2 से या 3 वीडियो के अंदर सभी केस स्टडीज़ लगवाऊंगा। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए, पहली केस स्टडी अपने को दे रखी है लेबर सफ़र फ्रॉम लिटरेसी, है ना। देखिए इसके अंदर ज़्यादा इमोशनल बातें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट जल्दी जल्दी हम इसको क्या कर लेंगे, रीड कर लेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में अपने को थोड़ा लिटरेचर टाइप दिया होता है कि क्या कहानी दे रखी है। इन्होंने ये बोला है कि इंडिया का जो लिटरेसी रेट है ना वो इंक्रीज़ हुआ है 6 टाइम आज़ादी के टाइम से, है ना। 1947 से अब तक जो है हमारा लिटरेसी रेट 6 टाइम बढ़ा है। उस टाइम पर 12% था, अब 74% है। क्लियर, ओके। लेकिन एक सर्वे के अनुसार हमारा जो लिटरेसी रेट है ना उस केस में हम बहुत पीछे हैं, मतलब नंबर ऑफ़ पीपल इलिटरेट हमारी कंट्री में ज़्यादा है। और इसी का इफेक्ट क्या पड़ा है, राम जो है किसी कुएं को खुदवाने के लिए लेबर के पास जाता है और जो कुआं है उसको खुदवाने के लिए उसने क्या किया है, 10 मीटर का गड्ढा खुदवाना है उसको, ठीक है। और लेबर चार्ज कितना दे रखा है उसका, 150 रुपये फॉर द फर्स्ट मीटर, और उसके बाद 2 मीटर खोदेगा तो 50 रुपये उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेंगे, मतलब दूसरे मीटर के लिए 200। इसी तरह से वो लगातार जो है 10 मीटर तक कुएं को क्या करेगा, डिग करवाएगा। तो एज लेबर वॉज अनएजुकेटेड, देखो वही बात आ गई, क्योंकि लेबर क्या है, अनएजुकेटेड है, तो ही क्लेम्स 550 रुपये फॉर द होल वर्क। अब जाहिर सी बात है अनएजुकेटेड है तो उनको कैलकुलेशन नहीं आती होगी, पूरा चार्जेस जो है वो कितना ले रहे हैं, 550। लेकिन आप एजुकेटेड हैं तो आप ये पता कर सकते हैं कि 10 मीटर गड्ढा खोदने के कितने रुपए बनेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। खुद सोचिए 10 मीटर अगर अपने को डिग करवाना है और चार्जेस हमारे 50 रुपये सब्सिक्वेंट क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अगर इलिटरेसी की बात कर रहा है तो 550 रुपये से तो ज़्यादा ही अमाउंट बनेगा। तो जो इन्फॉर्मेशन दी है उसी के अकॉर्डिंग हमें इसके क्वेश्चन बताना है कि व्हाट टाइप ऑफ सीरीज इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। तो एपी बन रहा है ना, एपी बना दीजिए। पहले के कितने, 150 150, फिर दूसरे मीटर के लिए 200, फिर कितने 250 250, फिर उसके बाद कितने 250 के बाद 300। इस तरह से ये क्या बन रहा है, एपी बन रहा है। 50 रुपये क्या करते चले जाइए, बढ़ते चलिए, 150 200 250 300, क्या बन जाएगा, ये एपी बन जाएगा। उसने पूछा है कि व्हाट टाइप ऑफ सीरीज इज फॉर्म फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, तो आप लिख देंगे एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और ये चाहो तो ये नंबर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, कुछ भी नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप। अगला है कि व्हाट शुड बी द एक्चुअल अमाउंट टू बी पेड टू द लेबर। तो लेबर को अगर पे करना होता तो कितना अमाउंट बनता है इसका, क्लियर। तो अमाउंट बना लीजिए, कितने के लिए, 10 मीटर के लिए। तो 10 मीटर के लिए ए प्लस 9D हो जाएगा, तो ए कितना है 150 और 9 इंटू 50 रुपये क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो ये कितना हो गया 150 प्लस 450, तो 450 500 600 रुपये एक्चुअल में उसको पे करना होते हैं। लेकिन लेबर कितने में मान गई थी, 550 रुपये में। तो हाउ मच मनी विल राम सेव, यार आते राम 600 में से 550 लेबर को दे देगा, 50 रुपये जो है अपने पास रख लेगा। आई बात समझ में, देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन क्या है कि ए पी सीक्वेंस ऑफ ईच टर्म इज मल्टीप्लाई बाई के देन द न्यू सब्सिक्वेंट विल बी ए पी और नॉट। ये तो प्रॉपर्टी होती है ए पी की, ए पी के किसी भी टर्म को अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए पी में कोई फ़र्क नहीं आता है, वो ए पी का ए पी ही रहेगा, क्लियर। तो बोलेंगे यस इट इज़ इन ए पी। ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया, ऑप्शनल वाला भी हो गया। इफ़ ए पी सीक्वेंस हैज़ एन टर्म्स, किसी ए पी में कितने टर्म्स हैं, एन टर्म्स, देन फाइंड द थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट, है ना, वेयर एल इज़ द लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया एल, थर्ड पूछा है तो 3 - 1,
इंटू डी, तो कितना हो जाएगा L माइनस 2D, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये वाली भी केस स्टडी हो गई। देखिए कितना आसान है। ये 1 मार्क के और ये 2 मार्क्स का है। इसमें ऑप्शनल है, आप कोई सा एक कर सकते हैं इसके अंदर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली केस स्टडी लगाते हैं। देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है, इसके अंदर हमें दे रखा है कि फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अबव अ लेक, लेक से 100 मीटर ऊपर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द स्टेशनरी हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर जो है अभी रुका हुआ है और कितने मीटर हाइट पर, 100 मीटर हाइट पर, और एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री, है ना। और उसके रिफ्लेक्शन का, हेलीकॉप्टर के रिफ्लेक्शन का एंगल कितना है 60 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, इसका फिगर बनाएंगे इसका, ठीक है। तो फिगर कैसे बनाएंगे देखिए, ये आप लेक बना लीजिए, क्लियर, बना लिया। यहाँ से 100 मीटर ऊपर, लेक से ऊपर, है ना, कोई बिल्डिंग मान लो या फिर कोई चबूतरा मान लो, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, हेलीकॉप्टर है। तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री है, क्लियर। ये 100 है तो ये भी कितना होगा 100, और ये क्या है, लेक है ये इसके, क्लियर। और ये लेक से ऊपर की साइड टोटल हाइट आप इसकी कितनी मान लो, x मान लो, तो इतना ही रिफ्लेक्शन किधर आएगा, नीचे की तरफ। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है ना, जितना लेक से ऊपर होगा रिफ्लेक्शन उतना ही किधर आएगा, नीचे की साइड आएगा, क्लियर। तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने डिग्री दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है तुम्हें, है ना। ये देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दे रखा है 60 डिग्री, क्लियर। अब देखिए, अब इसको कुछ नाम दे दीजिए, ये हो गया ABCD, है ना, और इसको नाम दे दीजिए E, और इसको नाम दे दीजिए F, राइट। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ़ एनी पॉइंट अबव द लेक इज एट हाइट H, देन व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट इन द लेक। तो बिल्कुल सेम वही डेप्थ होगी जो उसकी हाइट होगी, तो इसका आंसर क्या आएगा H। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द रिफ्लेक्शन, आप क्या लिखेंगे आंसर, द डेप्थ ऑफ रिफ्लेक्शन इज H मीटर, कितने मीटर, H मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर की आपको क्या बताना है, हाइट बताना है। तो इसका मतलब हमें x बताना है। तो देखो इस वाले ट्रायंगल में DE कितना हो जाएगा, ये पूरा x है, ये पूरा कितना है x है, x में से 100 माइनस कर दो तो x माइनस 100, क्लियर। तो कौन से ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल के अंदर BDE में, BDE के अंदर देखिए tan 30 किसके बराबर हो जाएगा, tan 30 हो जाएगा परपेंडिकुलर x माइनस 100 अपॉन बेस, बेस कौन हो गया BD। तो tan 30 की वैल्यू किसके बराबर होती है 1/√3 के बराबर। तो ये हो गया x माइनस 100 अपॉन BD। तो यहाँ से BD किसके बराबर हो गया √3 x माइनस 100, ये किसकी वैल्यू आ गई, BD की वैल्यू आ गई, क्लियर। हमें बतानी है x की वैल्यू। अब देखिए इस ट्रायंगल के अंदर जब ये ट्रायंगल कंसीडर करूँगा तो यहाँ से यहाँ तक पूरा x है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना होगा x होगा CE, क्योंकि लेक ये है हमारे पास, है ना। तो इस वाले ट्रायंगल में ये जो डेप्थ ली जाएगी, हाइट ली जाएगी, इसकी परपेंडिकुलर जो लिया जाएगा वो 100 + x हो जाएगा, कितना 100 + x। तो ये कितना हो जाएगा tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया x + 100, ये पूरा कितना हो जाएगा 100 + x या x + 100 अपॉन BD, अपॉन BD। इसकी वैल्यू होती है √3, तो x + 100 अपॉन BD। तो BD किसके बराबर हो गया x + 100 अपॉन √3, राइट। ये दोनों को आपस में इक्वल कर दीजिए, तो ये हो गया √3x माइनस 100 इज इक्वल टू x + 100 अपॉन √3। √3 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे √3 3 हो गया, तो x माइनस 100 इज इक्वल टू x + 100। अब ये हो जाएगा 3x माइनस 300 इज इक्वल टू x + 100। तो ये हो गया 3x माइनस x इज इक्वल टू 300 + 100। तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 400, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 200। तो हेलीकॉप्टर की जो हाइट है वो कितने मीटर है 200 मीटर है, ये आंसर आ जाएगा। फाइंड द हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर 200 मीटर, ठीक है। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द हेलीकॉप्टर एंड द गिवन पोजीशन ऑफ पॉइंट। तो गिवन पोजीशन ऑफ पॉइंट ये तो थी 100 मीटर ऊपर, है ना। तो यहाँ से इसकी हाइट पूछ रहा है, तो टोटल कितनी है 200, तो 200 में से 100 हटा दो तो कितना बचेगा 100 बचेगा, कितना बचेगा 100,
क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ़ द ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम द परपेंडिकुलर लाइन, है ना, किसी टावर से या बिल्डिंग से, तो चेक वेदर द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज और डिक्रीज। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप टावर के इधर खड़े हुए हैं यहाँ पर, तो पीछे की तरफ मूव करेंगे तो एलिवेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, डिक्रीज, है ना, डिक्रीजेज, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज। नेक्स्ट केस स्टडी हमें स्टेटिस्टिक्स से दे रखी है। इसके अंदर अपने को कुछ डेटा दे रखा है। तो उसमें यही दे रखा है कि नाउ डेज मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी, है ना, फास्ट फूड वगैरह खा रहे हैं, फैट बढ़ा रहे हैं, लीवर ख़राब कर रहे हैं। तो फिलहाल आपको इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, एक्सरसाइज करिए और थोड़ा खाना हल्का खाइए, ठीक है। तो अभी इमोशनल होने का टाइम नहीं है, अभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम है। तो ये कुछ अपने को इन्फॉर्मेशन दे रखी है यहाँ से, ठीक है। क्या दे रखा है इसके अंदर, वेट दे रखा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं। तो जिनका वेट लेस देन 38 है तो ऐसा कोई स्टूडेंट है नहीं, बताइए। और लेस देन 40 है तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, 3 स्टूडेंट हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसका इंटरवल बना लेता हूँ। तो इंटरवल कैसे बनाएंगे, देखो इसमें 2 का गैप है, तो ये कितना कितना हो जाएगा ज़रा बताइए। चलिए मैं इसी के ऊपर बना देता हूँ, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं बना देता हूँ। तो ये आपका हो गया 36 से 38 और 38 से 40 और 40 से 42, 42 से 44 और 44 से 46, है ना, और 46 से 48 और 48 से 50 और 50 से 52। ये इंटरवल बना दिए मैंने, राइट। और ये आपका कौन है, ये आपकी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मैं यहाँ फ्रीक्वेंसी बना देता हूँ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 0, इसमें से माइनस करो 3, इसमें से ऐसे माइनस करो 2, इसमें से ऐसे माइनस करो 4, इसमें से ऐसे माइनस करो तो 5, इसमें से ऐसे माइनस करो तो 14, इसमें से ऐसे माइनस करो तो 4, है ना, और ऐसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। एक बार ऐड करके चेक कर लिया करो, 0 3 3 और 2 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 14 28, 28 और 4 32, 32 और 3 35। क्लियर। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने को दे रखी है। इसके अंदर क्या पूछा है कि फाइंड द मीडियन क्लास ऑफ द गिवन डेटा। तो मीडियन क्लास कैसे निकलता है, n/2 निकालना होता है। क्या निकालना होता है, n/2। तो इसमें n लास्ट नंबर यही तो होगा 35। तो 35 का आधा कितना हो गया, 17.5। तो 17.5 किस में लाई करेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करते हैं। तो 14 तक तो ये इंटरवल आएगा, फिर 15 से लेकर 28 के बीच में ही तो 17 आएगा। तो कौन सा इंटरवल आएगा आपका, 14 से 48। तो पहले का आंसर क्या आएगा, फाइंड द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास क्या होगा, 46 से 48। ये आंसर आएगा इसका, 46 से 48। अगला क्या है कि कैलकुलेट द मीडियन वेट ऑफ द गिवन डेटा। तो इसकी अपने को क्या बतानी है, मीडियन बतानी है। क्लियर। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF × H/F। तो देखिए L कितना है इसका, मीडियन क्लास 46 ही तो है, तो ये हो गया आपका 46, है ना। और ये कितना आया था, 17.5। और CF इससे पहले वाला हो जाएगा, इससे पहले वाला CF कौन होगा, 14 होगा, है ना। तो इसमें से 14 क्या कर दो, माइनस कर दो। H कितने का गैप है, 2 का, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 14। ये आपकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 14। तो ये हो गया 46 + 3.5, 17 में से 4 जाएंगे तो 3 ही तो बचेंगे, और 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 1/7। तो ये हो गया 46 + 0.5, 7 5 सा, तो कितना हो जाएगा, 46.5। ये इसका आंसर हो जाएगा, 46.5, राइट। तो देखो दोनों क्वेश्चन कर दिए मैंने, ऑप्शनल वाला भी हो गया, ये वाला भी। क्लियर। अच्छा ये अभी करेंगे, ये क्या है कि फाइंड द मॉडल क्लास ऑफ द गिवन डेटा। तो मॉडल क्लास में हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखते हैं। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसमें कौन है, 14 है। तो 46 से 48 यही क्या हो जाएगा, आपका मॉडल क्लास हो जाएगा। तो व्हाट इज़ द मॉडल क्लास, 46 से 48, है ना। अब वो क्या पूछ रहा है, फाइंड द मीन ऑफ द गिवन डेटा। क्या बताना है इसमें, मीन बताना है। तो मीन बताना बहुत आसान है, इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, लेकिन ये गलत है यार। ये इन्होंने जो 1 नंबर में क्वेश्चन दिया है ना, 1 नंबर के लिए इतना बड़ा मीन कैसे निकालेंगे आप, है ना। तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले क्लास मार्क निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्लास मार्क। तो क्लास मार्क आप निकाल लीजिए, है ना। तो इसके लिए मुझे अलग से बनाना पड़ेगा, फिर से पूरा टेबल बनाना पड़ेगा। तो मीन आप निकाल सकते हैं, मीन निकालना तो बहुत आसान है ना। ठीक है, इसका आप क्या करेंगे, हाफ करेंगे,
चलो मैं निकलवा ही देता हूँ यहाँ तुम्हें। मीन में यहाँ इसका हाफ कर दीजिए, इसका हाफ कितना आएगा 37, है ना। दोनों को ऐड करो कितना आएगा 37, दो दो का गैप कर दो तो कितना हो गया 39, फिर कितना हो गया 41, फिर कितना हो गया 43, फिर कितना हो गया 45, दो दो का गैप करो, फिर कितना हो गया 47, 47 के बाद 49, 49 के बाद 51। क्लियर। फिर उसके बाद एफ एक्स निकाल देना। क्या निकाल देना? एफ एक्स, और फार्मूला लगा देना एक्स बार का क्या, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये वैल्यू लगा देना, आंसर आ जाएगा 1 मार्क्स के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस स्टडी लगाते हैं। देखिए नेक्स्ट केस स्टडी क्या है, अगले सैम्पल पेपर की केस स्टडी लगाएंगे। देखें इसके अंदर अपने को क्या दे रखा है, होपला गेम। ये एनसीईआरटी के जो सेकंड चैप्टर है उसका केस स्टडी है ये। देखिए ये कोई अकेला है, वेंट टू द फेयर ऑफ द विलेज, गांव के किसी मेले में गए थे उन्होंने। शी वांटेड टू एंजॉय द राइड्स ऑफ द जेंट व्हील। अच्छा, या तो उसको झूला झूलना है, क्लियर, या दूसरा गेम क्या खेलना है, दूसरा एंड प्ले होपला। होपला वो होता है कि आप रिंग डालिए, जिस खिलौने में पड़ गया तो समझ लो वो आपका हो गया। ठीक है, इफ़ द रिंग कवर्स एन ऑब्जेक्ट कम्प्लीटली, इसके अंदर वही दे रखा है कि होपला होता क्या है। ये गेम होता है जिसके अंदर आप एक रिंग को थ्रो करते हैं और वो किसी पर्टिकुलर आइटम के अंदर अगर स्टॉल पर रखा हुआ है तो उसको कवर कर लेगा, वो तुम्हारा हो जाएगा फिर वो, है ना। अब क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड द होपला इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स द रॉड ऑफ जेंट। अच्छा, राइड का सेकंड फॉर्म दे रखा है। तो देखिए आप झूले को मान लीजिए, ठीक है, कि वो x टाइम्स क्या कर रहा है, झूला झूल रहा है, और होपला को मान लो y, कि होपला जो है वो कितनी बार खेला है, y बार खेला, या y चांसेस हैं उसके। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या है कि द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड होपला, है ना, इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ रॉड द जेंट व्हील। ओके, तो होपला y खेल रहा है तो y इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड होपला इज हाफ द नंबर ऑफ, है ना, शी राइड द व्हील, है ना। वो व्हील पर जो घूम रहा है या जितनी बार झूला झूल रही है वो उसका कितना है, हाफ है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 2y के। तो x माइनस 2y किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। क्लियर, ऐसा कुछ मैंने निकाल के रख दिया है, देखते हैं आगे क्या बात करता है वो। ओके, अब वो क्या बोल रहा है कि ईच राइड कॉस्ट 3 रुपीज़। अच्छा, ईच राइड कॉस्ट कितना है, 3 रुपीज़, और होपला का कितने रुपीज़ है, 4 रुपीज़ है। तो और शी स्पेंड कितने रुपये, 20 रुपीज़। जाहिर सी बात है इक्वेशन ही बनवाता होगा क्योंकि वो एनसीईआरटी में भी ऐसा ही पूछा गया है। तो ईच राइड कॉस्ट 3 रुपये, ईच राइड का कितने, 3 रुपये। तो x बार अगर वो खेलेगा या राइड करेगी तो कितना हो जाएगा 3x, और होपला का कितना है, होपला y टाइम्स y बार खेला है वो, है ना, तो उसके बाद 4 रुपये के हिसाब से तो कितना हो जाएगा 4y। ये इसकी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर, ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है। पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द रिप्रेजेंटेशन गिवन स्टेटमेंट अलजेब्रिकली, तो यही आंसर हो गया। पहला क्या बनेगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, और दूसरा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। अलजेब्रिकली ऐसे रिप्रेजेंट होगा ये, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए कि फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड द होपला एंड द नंबर ऑफ टाइम्स शी रॉड द जेंट व्हील। तो इसको सॉल्व करना है। x माइनस 2y 0 के बराबर है तो x इज इक्वल टू कितना कर लो 2y, और 3x प्लस 4y किसके बराबर है 20 के। दोनों को सॉल्व कर लो, x की जगह 2y लगा दो, x के प्लेस पर 2y लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6y, 3 2 जा 6y प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो ये कितना हो गया 10y इज इक्वल टू 20, 10 2 जा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2, है ना। और y क्या चांसेस हैं, होपला के खेलने के चांसेस हैं ये। तो होपला कितनी बार खेलेगी, वो 2 बार खेलेगी, है ना। और राइड कितनी बार करेगी वो, x इज इक्वल टू 2y है तो 2 इंटू 2 2 जा कितना हो गया 4, तो 4 बार वो झूला झूलेगी, राइट। अगला क्वेश्चन क्या है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन सो ऑब्टेन एंड फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फाउंड अलोंग द एक्स एक्सिस। ये बढ़िया क्वेश्चन है ना। तो देखिए ये कैसे बनाएंगे, देखिए एक इक्वेशन मेरे पास x इज इक्वल टू 2y, तो x इज इक्वल टू 2y लगभग यही तो आएगी इक्वेशन, क्योंकि x की जगह y की जगह 0 रखेंगे तो x भी क्या आएगा 0 आएगा। जब y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो एक पॉइंट हो गया 0,
0। क्लियर। ओरिजिन से पास होगी तो वो स्ट्रेट लाइन इस तरह से बनेगी। क्लियर। क्योंकि यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट नहीं है, वाई इंटरसेप्ट अगर होता तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इक्वेशन दी गई होती। और दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x और ये 3x + 4y = 20। 3x + 4y = 20। अब यहाँ y की जगह 0 रख दो तो 3x = कितना हो गया 20, तो x = 20/3 बराबर। और अब जो है y की जगह 0 रख दो, y की जगह 0 रख दिया, x की जगह 0 रख दो। जब x 0 होगा तो y = कितना हो जाएगा 4y = 20। ये 0 हो गया ना, ये टर्म 0 हो जाएगा। तो 4y कितना 20, तो y = कितना हो जाएगा 5, है ना। तो एक कोऑर्डिनेट हो गया 0, 20/3, 0 और दूसरा क्या हो गया 0, 5। तो ये इक्वेशन लगभग ऐसे बनेगी लाइन जो है ना। तो ये क्या हो गया 20/3, ये हो गया 0, 0 और ये कितना हो गया 0, 5, राइट। और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जो इन दोनों को क्या करेगा इंटरसेक्ट करेगा, है ना। तो इन दोनों को इंटरसेक्ट करेगा, तो अभी तो बताया था क्या था ये 2, x कितना आया था, x 4 आया था, तो 4, 2 ये तो आया था कोऑर्डिनेट। अब बताइए इस ट्राइंगल का एरिया बताना है, ठीक है। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से बेस कितना है ये 20/3 है ना, 23,0 है ना ये। और हाइट ये होगी, इसका y कोऑर्डिनेट हाइट कितनी है 2 है, 2 से 2 कट गया तो ये कितना हो गया 20/3 स्क्वायर यूनिट। देखिए कितना आसान हो गया, राइट। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन सो ऑब्टेन एंड फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल बिटवीन वाई एक्सिस। ओके, वाई एक्सिस के अलोंग ये वाला एरिया पूछ रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना हो गया इसका 5 और हाइट इधर को आएगी तो एक्स एक्सिस पे कितना चला 4, तो 2 2 जा तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर यूनिट। कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। हो गई केस स्टडी कंप्लीट, है ना। अगला देखिए ये कोई रंगोली है, ये हमारे इंडियन कल्चर के अंदर ट्रेडिशन है, दरवाज़ों के आगे रंगोली बनाते हैं तो उससे पॉजिटिविटी आती है। क्लियर। तो रंगोली का डिज़ाइन समझ में आ ही रहा है, इसके अंदर 3 सेमी सर्कल हैं, एक ये है और एक पूरा वाला ये दे रखा है। क्लियर। अब इसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको पढ़ेंगे हम सबसे पहले। देखिए इसके अंदर अपने को क्या दे रखा है, अच्छा ये पूरा 36 दे रखा है और m इसका मिड पॉइंट है, तो ये कितना हो गया 18 और ये भी पूरा कितना हो जाएगा 18। तो मैं इसको 9 9 लिख सकता हूँ, ठीक है, 9 9 लिख लीजिए आप इसको। और इसके अंदर क्या बोला है 3 सेमी सर्कल हैं, बिल्कुल सही। एक का डायमीटर AM है, एक का डायमीटर MB है और एक का डायमीटर AB है, ठीक है। अब वेरी गुड। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पाई की वैल्यू 22/7 लगाना है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल विद सेंटर M। तो जिसका सेंटर M है उसका सेमी सर्कल का एरिया बताना है। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है हाफ इंटू पाई r स्क्वायर। तो ये हो गया 1/2, पाई की वैल्यू लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। r स्क्वायर, तो ये अगर सेंटर है तो r 18 हो जाएगा, तो 18 इंटू 18 2 9 सा, है ना। तो 9 72 9 162 पाई, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा 162 पाई, राइट। बहुत स्पीड से लगाइए इसको तब बात बनेगी, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर इफ़ द एंगल एट द सेंटर इज़ 30 डिग्री, है ना। तो एंगल अगर हमने 30 डिग्री लिया तो सेक्टर का एरिया क्या होता है θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर इंटू पाई r स्क्वायर। क्लियर। तो यही तो सेक्टर बना रहा है सेंटर पे। क्लियर। तो इसकी जो रेडियस होगी वो 18 ही तो होगी, तो ये कितना हो गया 18 इंटू 18, तो ये हो गया 3 से 12 हो गया, तो 6 दूनी 12 6 तियाँ 18 और 2 9 सा 18, तो 9 तियाँ कितना हो गया 27 पाई। इसका आंसर कितना आएगा 27 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आएगा इसका, है ना। ये 18 इंटू 18 है तो 6 से काट दो, 6 2 जा 6 3 जा और 2 से 2 9 जा 18 और 9 3 जा कितना हो जाएगा 27 पाई हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ एन आर्क विच सबटेंड एन एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल ऑफ रेडियस r। तो बस इसके अंदर क्या पूछा है, इसने फार्मूला पूछा है, तो θ/360 लेंथ ऑफ आर्क का पूछा है, तो क्या होता है 2 पाई r, जिसको हम इससे दिखाते हैं। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। ये कोई क्लिफ है, पहाड़ी है, ठीक है। इसके अंदर एंगल ऑफ डिप्रेशन अपने को कितना दे रखा है 30 दे रखा है,
तो जब आप यहाँ से इधर चलेंगे तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। वो कितने डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 6 मिनट के बाद वो जो है 60 डिग्री हुआ है और ये यूनिफॉर्म स्पीड से क्या कर रहा है, चल रहा है। तो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो इसका मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस चलेगा, राइट। अब देखिए इसके अंदर इसने क्या पूछा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द शोर। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसे कितना टाइम लगा, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 6 मिनट लगे। अब क्यू से ओ तक पहुँचने का टाइम अपने को पता होना चाहिए, है ना। तो देखिए कैसे निकालेंगे, चलिए मैं इससे निकाल देता हूँ। देखिए अभी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसे 6 मिनट लगे हैं। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा वो बताना है। तो अभी इसकी हाइट आप क्या मान लीजिए, h मान लीजिए, क्लियर। तो देखो इस वाले ट्रायंगल में, कौन से वाले ट्रायंगल में, POA में क्या हो जाएगा, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस हो जाएगा आपका PO। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो h अपॉन PO। तो h इज इक्वल टू हो गया PO अपॉन √3, राइट। अब इसमें आ जाओ QOA में tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन QO। तो इसकी वैल्यू होती है √3, तो h अपॉन QO। तो QO किसके बराबर हो गया, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा QO परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो QO √3 QO किसके बराबर हो जाएगा, h के बराबर, राइट। अब ये दोनों h आपस में क्या कर दीजिए, आप इक्वल कर दीजिए इन दोनों को। तो क्या हो जाएगा, PO अपॉन √3 इज इक्वल टू √3 QO। मल्टीप्लाई कर दो तो PO इज इक्वल टू 3 QO, है ना। अब देखें, अब यहाँ पर हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है कि यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम में पहुँचेगा। तो अपने को QO लाना है और PO को मैं क्या लिख सकता हूँ, PQ प्लस QO। PO को क्या लिख लो, PQ प्लस PQO, PQ प्लस QO लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 3QO। तो PQ इज इक्वल टू 3QO माइनस QO। तो PQ किसके बराबर हो गया, 2QO हो गया। तो इससे क्या पता चला कि QO जो डिस्टेंस है वो हाफ है किसकी, PQ की, है ना। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर वो 6 मिनट ले रहा है चलने में, तो ये डिस्टेंस क्या है, हाफ है। तो क्योंकि स्पीड जो है यूनिफॉर्म है तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस चलेगा, है ना। या फिर बोल दो कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चलेगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस इसकी हाफ हो रही तो टाइम भी कितना लगेगा, हाफ लगेगा। तो QO तक जाने में कितने मिनट लगेंगे, 3 मिनट लगेंगे। कितने मिनट, 3 मिनट। Q से O, कहाँ से कहाँ जाने में, Q से O जाने में कितने मिनट लगेंगे, 3 मिनट। लेकिन वो पूरा पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द शोर। तो कितने लगेंगे, 6 + 3 इज इक्वल टू कितने मिनट, 9 मिनट्स लगेंगे उसको। कहाँ से कहाँ पहुँचने में, Q से O तक पहुँचने में। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना तो पूछेंगे यार वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि इफ़ द हाइट ऑफ द क्लिफ इज़ 20 मीटर देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पोजीशन ऑफ द बोट। तो ये भी देखो 2 मार्क्स का ही है ना। अब इसके अंदर देखो ये अपने को अब कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। तो देखो यहाँ से tan 60 कितना हो गया, tan 60 कितना हो गया, 20 अपॉन QO। tan 60 की वैल्यू √3, तो 20 अपॉन QO, है ना। तो यहाँ से QO किसके बराबर हो जाएगा, 20 अपॉन √3, क्लियर। अब देखिए, अब इसके अंदर tan 30 लगा दीजिए, इसके अंदर क्या लगा दीजिए, tan 30। तो tan 30 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो गया 20 और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, PO। तो इसकी वैल्यू हो गई 1/√3, तो 20 अपॉन PO। तो PO किसके बराबर हो जाएगा, 20√3 के बराबर, राइट। और अपने को बताना क्या है, PQ बताना है। क्या बताना है, PQ। तो PQ कैसे बताएंगे, PO में से QO क्या कर दो, माइनस। PO में से QO माइनस कर दो। तो ये कितना हो गया, 20√3 माइनस 20/√3। तो यहाँ से 20 कॉमन आ जाएगा, तो √3 माइनस 1/√3 हो गया। तो यहाँ से 20 √3 LCM आ जाएगा, तो √3 3 माइनस 1, तो 20 इंटू 2/√3। तो कितना हो जाएगा, 22 जा 40/√3। ये आंसर हो जाएगा इसका, 40/√3। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि
इफ़ द हाइट ऑफ द क्लिफ इज़ 20 मीटर देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द बोट व्हेन द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज़ 30 डिग्री। अच्छा, ये बताना है तुम्हें, है ना, क्या बताना है, ये बताना है इस केस में जब ये 30 हो जाए। क्लियर? तो देखिए, और हाइट इसकी कितनी हो जाए, x हो जाए। तो देखो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस साइन का फार्मूला होता है, तो आप इसमें साइन का फार्मूला लगा दीजिए। बताइए भाई क्या होता है फार्मूला, साइन एंगल कितना है 30, तो साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया 20, है ना, और अपने से AP पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, AP, तो ये हो गया 1/2 20/AP, तो AP किसके बराबर हो गया 22 × 40 आ जाएगा इसका आंसर, राइट। अब देखिए अगला है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द क्लिफ एंड द बोट इज़ 12 मीटर, है ना, तो देन द एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री, देन फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या पूछा है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द बेस ऑफ द क्लिफ एंड द बोट इज़ 12 मीटर देन व्हेन द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री। अच्छा, जब एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है अपने को, 12 दे रखा है। क्या दे रखा है, 12। तब तुम्हें इसकी हाइट बतानी है, इसे x मान लीजिए आप, क्या मान लीजिए, x। फिर से फिगर बनाएंगे ना कॉपी के अंदर। क्लियर? अब देखिए, बताइए, यहाँ से परपेंडिकुलर है, बेस है, तो tan 60 की वैल्यू लगा दीजिए। तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो x/12, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12√3। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर? तो इस तरह से ये केस स्टडी आप क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। बने रहें AP अड्डा के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।